एक्सेल एंड विजन टेक्निकल एकेडमी की पॉलिटेक्निक ब्रांच में मैं आपका स्वागत करता हूं। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो उसमें बेसिकली हम लोगों ने ओपन सर्किट टेस्ट के बारे में मोस्ट डिटेल मतलब अध्ययन कर लिया है ना। तो आज हम लोग देखेंगे शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बारे में। और मैंने बताया था कि ये जो दोनों टेस्टिंग की जाती हैं ये इसलिए की जाती है, इसका मेन एम ये है कि टू प्रेडिक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ ए ट्रांसफार्मर विदाउट एक्चुअल लोडिंग इट। हमको कोई लोड नहीं देना है। तो इसी तरह आज हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बारे में जानते हैं। अगर आपको लैब मैनुअल भी दिया जाए या लैब में आपको ये प्रैक्टिकल करना हो तो प्रैक्टिकली भी आप इसी तरीके से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ठीक ना। तो इसमें कुछ कॉमन बातें हैं, जैसे हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट में देखे थे, तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में भी कुछ कॉमन बातें हैं, कैसे करेंगे, है ना। तो देखिएगा, इसमें पहला जो पॉइंट है, पहला जो पॉइंट बनेगा आपका वो बनेगा यह टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। यह टेस्ट हाई वोल्टेज साइड यानी एचवी साइड में किया जाता है तथा एलवी साइड को शॉर्ट सर्किटेड, है ना, यानी बंद परिपथ, शॉर्ट सर्किटेड रखा जाता है। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की बात हो रहा है, रखा जाता है। एग्जाम में आएगा तो बिल्कुल ऐसे ही करना बेटा। जैसे कि ओपन सर्किट टेस्ट आप लोगों ने किया था तो उसको आप लोगों ने एलवी साइड से किया था और एचवी साइड को आपने ओपन सर्किटेड किया था। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एचवी साइड में टेस्ट परफॉर्म करोगे और एलवी साइड को आप शॉर्ट सर्किटेड कर दोगे, ठीक। दूसरी बात क्या है, यह टेस्ट रेटेड करंट पर किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, रेटेड करंट पर, यानी हाई वोल्टेज साइड की जो रेटेड करंट है उसी करंट पर किया जाएगा। रेटेड करंट पर किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसी तरीके ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ करोगे, रेटेड करंट पे करोगे। पहली बात तो हाई वोल्टेज साइड करोगे, हाई वोल्टेज साइड में कौन सी करंट पे करोगे, रेटेड करंट पर करेंगे आप, है ना। देखिए, जब ओपन सर्किट टेस्ट बताया था आपको तो ओपन सर्किट टेस्ट हमने कहा था कि रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी पर किया जाएगा। यहाँ फ्रीक्वेंसी का रेटेड वैल्यू होना कोई आवश्यक नहीं है। एक्चुअली लो फ्रीक्वेंसी पर करिए तो और ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे हम लोग सीरीज एलिमेंट्स निकालते हैं, यानी कि कॉपर लॉस हम लोग निकालेंगे, फुल लोड कॉपर लॉस इससे निकाला जाता है, ठीक ना। लेकिन इन जनरल जो सप्लाई आती है बच्चों लैब में वो तो हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी, दैट इज 50 हर्ट्ज। तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, जनरली 50 हर्ट्ज पे कर लिया जाता है। लेकिन 50 हर्ट्ज पे आप जानते हो कि कोर लॉसेज जो है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो उतना मार्जिन हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, है ना। रेटेड फ्रीक्वेंसी पर ही कर लिया जाता है। एक्चुअली करना तो चाहिए इसको
लोअर देन लोअर फ्रीक्वेंसी पर, क्योंकि कॉपर लॉस से फ्रीक्वेंसी का कोई लेना देना नहीं है ना। लेकिन हम लोग कर लेते हैं, उसके लिए फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर लगाना पड़ेगा, इतना झाम कौन करेगा, है ना। तो आपको रेटेड फ्रीक्वेंसी पर ही ये जनरल कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई पूछे आपसे कि भाई जरूरी है कि 50 हर्ट्ज पे करें ना, तो कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे बात केवल रेटेड करंट की होगी। और इन जनरल चूंकि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमारी 50 हर्ट्ज है, तो हम लोग 50 हर्ट्ज पर ही इस टेस्ट को परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक ना। इससे क्या मेजर करोगे आप, इससे आप क्या मेजर करोगे, इससे सीरीज एलिमेंट्स ट्रांसफार्मर के क्या निकालेंगे आप, ट्रांसफार्मर के सीरीज एलिमेंट्स, सीरीज एलिमेंट्स, सीरीज एलिमेंट्स मतलब ब्रैकेट में लिख लेना फुल लोड कॉपर लॉस, ठीक ना। फुल लोड कॉपर लॉस को मेजर करते हैं, मापन करते हैं, मेजर करते हैं। क्लियर। तो ये 3 पॉइंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट में, ये आपको लिखना ही पड़ेगा, पहला, दूसरा और तीसरा, है ना। ये चीज हो गया। अब इसके आधार पर मैं आपको इसका सर्किट डायग्राम दिखाना चाहता हूं। तो सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा, देखो इसका सर्किट डायग्राम होगा, सर्किट डायग्राम सर्किट डायग्राम बनाते हैं, चलो, है ना। ये हमारा ट्रांसफार्मर है, ध्यान से देखिएगा। ठीक ना, इस तरह से। और यहाँ पे लगाएंगे हम वोल्ट मीटर, है ना भाई, इस तरह से। देखो यहाँ पे तो लगा दिया जाएगा अमीटर, यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, अमीटर लगा देंगे। या नहीं, चलो छोड़ो, इसको सीधे ही बना लेते हैं। यहाँ पे हमने लगा दिया अमीटर, ये हमारा वाट मीटर। अब वाट मीटर का कनेक्शन यहाँ पे इस तरह से करना है, इस तरह से करना है, ठीक ना। और यहाँ पे हमने लगा दिया वोल्ट मीटर, क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर लगा दिया, वोल्ट मीटर लगा दिया। तो ये हो गया हमारा हाई वोल्टेज साइड, क्या हो गया, हाई वोल्टेज साइड। उसके बाद
ये हमने कोड दिखाया, जनरली ट्रांसफार्मर मेरा ऐसा ही होगा ना। कोड दिखाने के बाद ये मेरा सेकेंडरी साइड आ गया, ये सेकेंडरी साइड हो गया। ये मेरा सेकेंडरी साइड है, ठीक ना, इस तरह से। और सेकेंडरी साइड को हमें क्या करना है, शॉर्ट सर्किटेड रखना है। सेकेंडरी साइड को हम मोटे वायर से शॉर्ट सर्किट कर देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे, ठीक ना। ये आपका शॉर्ट सर्किटेड, ठीक ना भाई, ये आपका शॉर्ट सर्किट। मान लीजिए कि आपका ये इस तरह से, इसको मैं पर्पल कलर से दिखा दे रहा हूं, है ना। तो ये है हाई वोल्टेज वाइंडिंग, दिस इज योर हाई वोल्टेज वाइंडिंग। ये है आपका एलवी वाइंडिंग, एलवी, ये डॉट कन्वेंशन इस तरह से रहेगा, है ना। और ये आपका शॉर्ट सर्किट हो गया, ये आपका शॉर्ट सर्किट हो गया। ये आपका वाट मीटर है, ये आपका वाट मीटर है। अब चूंकि ये लो बर्डन इंपीडेंस दिखा रहा है, लो बर्डन इंपीडेंस दिखाने का मतलब क्या हुआ कि इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो जो इसमें वाट मीटर का कनेक्शन किया जाएगा वो इस प्रकार से किया जाएगा, इसका आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। जो आरेख आप लोग दिखाते हैं प्रैक्टिकल लैब में, वाट मीटर का कनेक्शन आप इस तरह से कीजिएगा, क्योंकि लो बर्डन इंपीडेंस के लिए जो वाट मीटर होगा वो अमीटर के बाद आएगा। जबकि आप लोगों ने ओपन सर्किट टेस्ट में देखा था कि जब ओपन सर्किट टेस्ट कर रहे थे तो हाई बर्डन इंपीडेंस के लिए कर रहे थे, तो हाई बर्डन इंपीडेंस के लिए जो वाट मीटर था वो अमीटर से पहले आया था, है ना, इसमें बाद में आएगा। तो इसका कनेक्शन कुछ इस तरह से होगा, ठीक ना। ये अमीटर रीडिंग देगा, है ना, जो कि रेटेड करंट पढ़ेगा, और ये आपका वोल्टेज रीडिंग देगा, और ये आपका सोर्स वोल्टेज है, ये है, इसको आप कह सकते हैं वेरिएबल वोल्टेज सप्लाई, या यहां पे आप क्या कहोगे, वेरिएबल वोल्टेज सप्लाई, वेरिएबल वोल्टेज सप्लाई। एक्चुअली ये आपको ऑटो ट्रांसफार्मर से दिया जाता है। ऑटो ट्रांसफार्मर के दोनों कनेक्शन से पहले एक टर्मिनल से आप अमीटर जोड़ दो, उसका कनेक्शन आप वाट मीटर में कर दो। अब वाट मीटर में कैसा करना है ये लैब में आप करिएगा, मैंने बताया MLCV 4 टर्मिनल्स होते हैं, उसको शंट या सीरीज से के हिसाब से किया जाता है। तो आपको वाट मीटर ऐसा चूज करना है जो रेटेड करंट पर हो, है ना, इस तरह का वाट मीटर आपको लेना है। जबकि ओपन सर्किट टेस्ट में आपने लो पावर फैक्टर वाट मीटर को प्रीफर किया था, लगभग उस पावर फैक्टर का वैल्यू कितना आया था, 0.2 वाला जो नो लोड पे पावर फैक्टर होता है, उस रेंज का आपको वाट मीटर सेलेक्ट करना था। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में आप रेटेड करंट के लिए प्रीफर करेंगे, तो उसकी शंटिंग और सीरीज शंट करके टर्मिनल्स को करके इंटरचेंज करके आप रेटेड करंट पे इस वाट मीटर को अटैच कर सकते हैं। वो लैब की बात है, आप लैब में करेंगे। इसका सर्किट अरेंजमेंट उस आपको कुछ इस तरह से करना है। इससे आपको क्या मिलेगा, रेटेड करंट, रेटेड करंट ना, रेटेड करंट। अब ये हाई बर्डन इंपीडेंस और लो बर्डन इंपीडेंस, उसकी वजह से वाट मीटर का कनेक्शन, जब भी आप अपनी लैब की कॉपी बनाओ ना, ये बुक्स में ये सब चीजें नहीं दिखाई गई हैं, तो इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा कि लो बर्डन इंपीडेंस के लिए वाट मीटर अमीटर के बाद आएगा, उसका कनेक्शन इस तरह से होगा, और हाई बर्डन इंपीडेंस के लिए वाट मीटर अमीटर से पहले आएगा, है ना। ये रियल थिंग है ना। मेजरमेंट में इसको आप अच्छे से समझेंगे। एक्चुअली चलिए देख ही लेते हैं कि क्यों ऐसा किया जाता है। चलो देख लो,
देखो जनरली आप रजिस्टर में डीसी ही लेके चलता हूँ, वाट मीटर नहीं लेके चलूंगा, डीसी ही लेके चलूंगा। तो डीसी के लिए आप क्या करते हो, मान लीजिए कि ये डीसी सप्लाई है, ये वोल्ट मीटर लगाया, ये आपने अमीटर लगाया, और यहाँ पे आपका रजिस्टर होता है। इस रजिस्टर को आपको मीजर करना है। मान लीजिए कि इसमें आई करंट जा रही है और सप्लाई आपने डीसी दिया है। रजिस्टेंस मीजरमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, रजिस्टेंस मीजरमेंट, ये आर है। तो इसका वोल्ट मीटर रीडिंग क्या होगा, देखो इस कनेक्शन के लिए वोल्ट मीटर रीडिंग एक शॉर्ट में मैं बता दे रहा हूं आपको। वोल्ट मीटर रीडिंग, वोल्ट मीटर रीडिंग इसका क्या पढ़ेगा, देखो वोल्ट मीटर इस अमीटर का भी वोल्टेज पढ़ेगा और इसका भी वोल्टेज पढ़ेगा, है ना। तो ये हो जाएगा आई प्लस आई ए, सॉरी वी प्लस बी ए होगा ना, वी प्लस बी ए, वी प्लस बी ए। इस वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, इस अमीटर के वोल्टेज और इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज। तो एक्चुअली ये हो जाएगा आई आर प्लस आर ए, है ना। और एमीटर रीडिंग क्या होगा, एमीटर रीडिंग क्या होगा, एमीटर रीडिंग होता है आपका सिंपली आई पढ़ेगा, क्योंकि ये इसके सीरीज में जा रहा है, आई पढ़ेगा। तो बताओ रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, वोल्ट मीटर रीडिंग वोल्ट मीटर रीडिंग अपॉन अमीटर रीडिंग, ये मेजरमेंट की बात है। तो फाइनली आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका आई आर प्लस आर ए अपॉन आई, दैट इज इक्वल टू आर प्लस आर ए, है ना। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर इसके केस में, एब्सोल्यूट एरर आप जानते हो मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो मेजर्ड वैल्यू आया है आर ए प्लस आर, आर ए प्लस आर माइनस आर, दैट इज कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, है ना। तो एब्सोल्यूट एरर कितना हो जाएगा, मतलब ये तो एरर हो गया ना, ये आपका एरर हो गया। एब्सोल्यूट एरर कितना हो जाएगा, एब्सोल्यूट एरर, अब ये मेजरमेंट में ऐसे ही निकाला जाता है। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर होता है, ये आपका हो जाएगा जो भी एरर आया है उसका, उसके ट्रू वैल्यू से आप डिवाइड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आर, ये आर ए आया ना, तो ये हो जाएगा आर ए अपान आर। अब आप देखो, अब आप देखिए कि यदि आप आर की वैल्यू बढ़ाएंगे, आर की वैल्यू आप बढ़ाएंगे, तो एब्सोल्यूट एरर या परसेंटेज एरर, आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एब्सोल्यूट एरर या परसेंटेज एरर आपका कम आ रहा है ना। तो इसीलिए देखो हाई बर्डन इंपीडेंस के लिए ये अरेंजमेंट कब किया जाएगा, जब वोल्टेज और करंट, वोल्ट मीटर और अमीटर इस तरह से अरेंजमेंट होगा, तो ये हाई बर्डन इंपीडेंस के लिए सुटेबल है ना। तो ज्यादा रेजिस्टेंस के लिए हम इस तरह का कनेक्शन करेंगे, ज्यादा रेजिस्टेंस के लिए हम इस तरह का कनेक्शन करेंगे। इसी तरह वाट मीटर के लिए भी होता है ये। उसी तरह सेम अगर आप कनेक्शन इस तरह से बना दो, इस तरह से अमीटर को पहले रख दीजिए, वोल्ट मीटर को बाद में रख दीजिए, अमीटर को पहले रख दीजिए, वोल्ट मीटर को बाद में रख दीजिए, और ये आपका रेजिस्टेंस वैल्यू है, और इस पे करंट मान लो आई जा रही है, ये आपका आर है। बताओ तो वोल्ट मीटर रीडिंग इस केस में क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर रीडिंग ये तो वी ही पढ़ेगा ना, जितना ये वोल्टेज है वही इसके अक्रॉस वोल्टेज है, तो ये वी हो जाएगा। अमीटर रीडिंग क्या होगा, अमीटर रीडिंग, अमीटर रीडिंग आपका हो जाएगा दिस करंट प्लस दिस करंट, इसको आप आई वी मान लो, तो ये आपका हो जाएगा आई प्लस आई वी। तो इसको आप जनरली लिख सकते हो वी अपान आई, कितना है वी अपान आर प्लस वी अपान, मान लो कि इसका रेजिस्टेंस आर बी है, तो आप इसको आर बी कर दीजिए, है ना। तो आर का मान क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर रीडिंग अपॉन अमीटर रीडिंग, तो वी से बी कैंसिल हो जाएगा, ये फाइनली आपका आ जाएगा आर आर बी अपॉन आर प्लस आर बी, ये हो जाएगा। तो एरर कितना आया इसमें,
एरर आ जाएगा मिजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, यानी आर आर बी अपॉन आर प्लस आर बी माइनस आर, ये फाइनली आपका आ जाएगा माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर बी। अब यहां पे ये आ गया आपका एरर, है ना। तो एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा, है ना। अब यहीं पे आप देख लो कि अगर आप इसको बढ़ाते हो, इस आर का मान बढ़ाते हो, तो एरर आपका बढ़ रहा है, और इस आर का मान जितना कम रखोगे आप, उतना ही एरर आपका कम आएगा, है ना। तो ये जो टेस्टिंग है, ये जो कनेक्शन है, ये जो कनेक्शन है, ये लो इंपीडेंस या लो रेजिस्टेंस के लिए वैलिड है। सेम यही प्रोसीजर आप वाटमीटर के लिए भी देखेंगे। तो मैंने क्या कहा कि हाई बर्डन इंपीडेंस के लिए वाट मीटर, हाई बर्डन इंपीडेंस के लिए वाट मीटर का कनेक्शन जैसा आपने ओपन सर्किट टेस्ट में लिया था, और लो बर्डन इंपीडेंस के लिए जो वाट मीटर का करंट होगा वो इस तरह से होगा, वाट मीटर का कनेक्शन इस तरह से होगा। ये आप अमीटर के बाद आप रखोगे, जैसे कि इस वाले केस में देखा, इसमें आप देखो ना, वोल्ट मीटर अमीटर के बाद में है, क्यों, क्योंकि इंपीडेंस हमारा लो है, रेजिस्टेंस की वैल्यू, लो रेजिस्टेंस के लिए हम इस सर्किट को प्रीफर करते हैं, और हाई रेजिस्टेंस वैल्यू के लिए हम वोल्ट मीटर को अमीटर से अहेड रखते हैं। तो इस तरह से हमको कनेक्शन करना है, मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया है, बाकी मेजरमेंट में बहुत अच्छे से देखा जाएगा इसको, है ना। तो इस तरह से कनेक्शन हमने कर दिया, ठीक। आप ये भी जानते हो कि ये सीसी होता है, और इसको पीसी बोलते हैं, पोटेंशियल कॉइल, करंट कॉइल, है ना। तो पोटेंशियल कॉइल, इसको वोल्टेज कॉइल भी बोला जाता है ना। तो ये हमेशा पैरेलल में रहेगा। ये वाट मीटर के अंदर की सर्किटरी है बेटा, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से दिखाया जाता है, क्लियर। तो ये हो गया हमारा शॉर्ट सर्किट टेस्ट का कनेक्शन, है ना। ये हमारा ट्रांसफार्मर है, इस तरह से हम टेस्टिंग कर लेते हैं। तो अब इसकी टेस्टिंग में ये हमारा शॉर्ट सर्किट वोल्टेज पढ़ेगा, एक्चुअली शॉर्ट सर्किट वोल्टेज, और इसमें जो पावर लॉस होगा वो हमारा पीएससी होगा, पीएससी, है ना। और ये जो करंट होगी, इसी को हम लोग बोल रहे हैं शॉर्ट सर्किट करंट, क्योंकि ये टर्मिनल हमारा लो वोल्टेज साइड हमारा शॉर्ट सर्किटेड है। अब ऐसा करते क्यों हैं इसको, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि ओपन सर्किट टेस्ट हम लोग लो वोल्टेज साइड करते हैं, तो पूछ लेता है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम लोग हाई वोल्टेज साइड क्यों करते हैं। तो आप जानते हो ना कि हाई वोल्टेज साइड में जो रेटेड करंट होगी वो कम होगी, और लो वोल्टेज साइड में जो रेटेड करंट होगी वो ज़्यादा होगी। तो हाई वोल्टेज साइड पे अगर आप करते हो तो आपको, चूंकि ये टेस्ट रेटेड करंट पे किया जा रहा है बेटा, तो जब रेटेड करंट पे करोगे तो लो करंट के लिए करोगे ना, तो ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आपको लो लो वैल्यू की लगानी पड़ेगी ना। अगर आप इसी टेस्ट को लो वोल्टेज साइड में करोगे तो आपको एक लॉट ऑफ, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, इसका एग्जांपल बताया था कि मान लीजिए कि यही ट्रांसफार्मर है 33 केवीए, 33 केवीए 2300 ऑब्लिक 230 वोल्ट, 230 वोल्ट है ना। तो मान लीजिए इसका हाई वोल्टेज 2300 वोल्ट है ना, तो यहाँ पे रेटेड करंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे रेटेड करंट हो जाएगा 23,000 अपॉन 2300, यानी 10 एम्पियर, 10 एम्पियर। उसी तरह लेकिन अगर आप लो वोल्टेज साइड की रेटेड करंट निकालो तो ये कितना हो जाएगा, लो वोल्टेज साइड का रेटेड करंट ये आपका आएगा I2 मान लो, इसको I1 मान लो, तो कितना हो जाएगा 23,000 अपॉन 230, यानी कि 100 एम्पियर। तो अगर आप, पहला कॉज तो यही है कि अगर आप इस टेस्ट को लो वोल्टेज साइड करते हो तो आपको 100 एम्पियर करंट के लिए सारे इंस्ट्रूमेंट डिसाइड करने पड़ेंगे, जो कि टफ चीज है ना, जो कि एक टफ चीज है। तो रीजन आप लिख सकते हैं, रीजन में लिख सकते हैं, रीजन चूंकि यह टेस्ट HV साइड में किया जाता है,
जिससे लो रेटेड करंट के लिए लो रेटेड करंट के लिए इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हो और दूसरी बात, इसमें एक बात और ध्यान दे लेना, क्या कह रहा हूं मैं कि लो करंट और हाई वोल्टेज का मिलना एक कठिन कार्य है, इसलिए भी इस टेस्ट को HV साइड से किया जाता है क्लियर? यह टेस्ट, ये भी लिख लो फ्रीक्वेंसी की बात, यह टेस्ट फ्रीक्वेंसी पर निर्भर नहीं है। आप देखिए, जब भी आपको शॉर्ट सर्किट टेस्ट की बात आए तो आप सीधे बोला करो, इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि यह टेस्ट रेटेड करंट पे किया जाएगा। और ओपन सर्किट टेस्ट की जब भी बात आए तो आपको क्या लिखना है, रेटेड वोल्टेज और रेटेड करंट, दोनों आपको कहना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वहां पे आप कोर लॉस निकाल रहे हो और दोनों वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट क्वांटिटी है ना। तो यह टेस्ट फ्रीक्वेंसी पर निर्भर नहीं करता है, चूंकि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मैं अपने देश की बात कर रहा हूं, है ना, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, so that इस टेस्ट को 50 हर्ट्ज पर किया जाता है, लेकिन ये भी लिख देना, यह जरूरी नहीं है, ठीक, कोई जरूरी नहीं है कि आप 50 हर्ट्ज पर ही कीजिए, हमें रेटेड करंट से मतलब है, ठीक ना। तो अब इस टेस्ट के परफॉर्मेंस एलिमेंट, यानी हमको क्या निकालना होगा इसमें, आर और लीकेज रिएक्टेंस का मान इस टेस्ट से निकालना होगा, है ना। तो कैसे निकालेंगे उसको हम लोग देख लेते हैं। देखो, इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या बन जाएगा, ट्रांसफार्मर का एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट देखिए, लिखिएगा आप लोग, फ्रॉम एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट ना। तो एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट से आपको क्या मिलेगा, देखो ये है आपका प्राइमरी साइड, इसको मैं व्हाइट से बनाऊं,
ये है आपका प्राइमरी साइड, है ना। इसके रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस को हम लोग दिखा दें, ठीक। उसके बाद ये हमारा शंट ब्रांच पैरामीटर्स होगा, इस तरह से शंट ब्रांच पैरामीटर्स, है ना। ये दिखा दिया। उसी तरह सेकेंडरी ब्रांच को दिखाइए आप। मान लीजिए कि ये हो गया सेकेंडरी ब्रांच, ये आपका सेकेंडरी ब्रांच हो गया, और इस टर्मिनल को आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया है, शॉर्ट सर्किट किया है ना, तो ये आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया, ये आपने शॉर्ट सर्किट दिखा दिया। है ना भाई, इस तरह से आपने शॉर्ट सर्किट दिखा दिया। यहाँ पे आपने रेजिस्टेंस दिखाया, यहाँ पे आपने प्राइमरी लीकेज रिएक्टेंस, उसी तरह यहाँ का रेजिस्टेंस, मैंने रेजिस्टेंस पहले दिखा दिया, वैसे यहाँ पे लीकेज रिएक्टेंस पहले दिखाया जाता है, बाद में दिखा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका आरसी हो गया, ये आपका JXM हो गया, ठीक है। और ये आपका शॉर्ट सर्किट है पहले से ही, है ना। ये आपका नो लोड करंट है I0, ये है आपका कोर लॉस IC, और ये है IM, है ना। ये आपका सप्लाई वोल्टेज जो कि आपका VSC है, VSC है। तो ये आपका R1 हो गया, इसको आप JX1 कहते हो, ठीक ना। ये आपका RC हो गया, इसको आप JXM कहते हो। अब तक तो याद हो गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये आपका R2 डैश होगा इक्विवेलेंट सर्किट में, और ये होगा JX2 डैश, है ना। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में अगर आपसे मैं पूछूं कि ये जो सप्लाई से वोल्टेज आ रहा है ये कितना होगा, ये कितना हो सकता है, तो देखिए हमको शॉर्ट सर्किट टेस्ट, मान लीजिए शॉर्ट सर्किटेड है, तो यहाँ पे फुल लोड रेटेड करंट आ रही होगी सेकेंडरी साइड में, है ना, फुल लोड करंट आ रहा होगा। उसके लिए वोल्टेज की रिक्वायरमेंट हमारी केवल ये इंपीडेंस ड्रॉप ही तो होगा, ये वाला इंपीडेंस ड्रॉप ही तो होगा, है ना। मान लीजिए कि इंपीडेंस ड्रॉप मेरा 4 to 5% है, इससे ज्यादा होता भी नहीं है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस दोनों का मिला के ये इंपीडेंस ड्रॉप होगा। तो जितना मेरा इंपीडेंस ड्रॉप है उससे थोड़ा सा ज्यादा या उतना ही रखोगे तो उतने से आपका काम चल जाएगा। यहाँ पर मेरी बात समझ रहे हैं। क्योंकि आपने इस सर्किट को, इस टर्मिनल को आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया है, तो जो रेटेड वोल्टेज की जो सप्लाई होगी उसके यही पैरामीटर्स तो अफेक्ट करेंगे ना। तो आप कह सकते हो कि चूंकि सिंस एट शॉर्ट सर्किट at low voltage side, LV side, supply voltage
रेटेड वोल्टेज का या फुल लोड वोल्टेज का लगभग 4 से 5% होता है, बस 4% to 5% होता है। आप ये ना मान लो कि बहुत ज्यादा वोल्टेज होगा, हाई वोल्टेज साइड पे कर रहे हो तो हाई वोल्टेज आएगा। आपने सर्किट को शॉर्ट सर्किट कर दिया है, तो शॉर्ट सर्किट पे जो VSC होगा, मैं क्या कह रहा हूं, जो VSC होगा इट इज जस्ट अबाउट 4 to 5% ऑफ V रेटेड या फुल लोड वोल्टेज। आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी। देखो ना, हमको वोल्टेज की रिक्वायरमेंट कितना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे करंट कितना जा रहा है, नो लोड करंट जा रहा है, यहाँ पे वोल्टेज कितना हो जाएगा, जस्ट 4 to 5%, है ना। 4 to 5%, इसलिए कि हमको यही वोल्टेज तो चाहिए जितना ये इम्पीडेंस हवन कर ले, है ना। तो वो कितना है, ये तो बहुत मिनिमम है ना। तो शॉर्ट सर्किट करंट पे चूंकि करंट बहुत ज्यादा है, रेटेड करंट पर है, तो हमको वोल्टेज की रिक्वायरमेंट बहुत कम होगी, इट इज जस्ट अबाउट टू 4 to 5% हो जाएगा। अब बात आई कि देखो हमको निकालना है मेनली से कॉपर लॉस, है ना, सीरीज लॉस निकालना है। तो जो वाट मीटर रीडिंग पढ़ रहा होगा वो इसका भी रेजिस्टेंस पढ़ेगा और इसका भी रेजिस्टेंस पढ़ेगा, कुछ रेजिस्टेंस इसका भी पढ़ेगा, आरसी का, जैसे कि ओपन सर्किट टेस्ट में आपने देखा था। तो इस रेजिस्टेंस पे, इस पे कितना पावर डिलीवर होना चाहिए, अगर आप देखें तो चूंकि I0 कितना है, I0 आपका कितना है, I0 है आपका 2 to 3%, नॉट मोर देन 5% ऑफ फुल लोड करंट, है ना। तो मैं वह सिनारियो यहां भी ले लेता हूं कि 5% करंट मैं मान लेता हूं कि जो नो लोड करंट जा रही है वो 5% है। तो 5% करंट और 5% वोल्टेज, 5% वोल्टेज, तो 5% इंटू 5% कितना हो जाएगा, 25%, 0.25%, है ना। तो यहां पे जो शंट ब्रांच का एलिमेंट है, यहां पर जो पावर डिलीवर हो रहा है वो केवल 0.25% या उससे भी कम है बेटा। मैंने तो वह सिनारियो लिया है 5%, 2 से 3% से ज्यादा होता भी नहीं है ना। तो इस शंट ब्रांच पैरामीटर को मैं इसके सर्किट से डिलीट कर सकता हूं। इतना वोल्टेज ड्रॉप मैं यहां दिखाऊंगा ही नहीं, है ना। तो इस वोल्टेज ड्रॉप के लिए इसमें लॉसेस कितना होगा, V²/RC, वो और भी नेग्लिजिबल होगा। तो सो दैट मैं शंट ब्रांच पैरामीटर्स को इस T इक्विवेलेंट सर्किट से निग्लेक्ट कर दूंगा, हटा दूंगा, है ना। क्या लिखूंगा मैं, चूंकि शंट ब्रांच पैरामीटर में, शंट ब्रांच में पावर या वोल्टेज ड्रॉप नेग्लिजिबल है, इसलिए इसे इक्विवेलेंट सर्किट से हटाया जा सकता है, इक्विवेलेंट सर्किट से हटाया जा सकता है, ठीक ना। तो अब इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो जाएगा फाइनली,
अब जो आपका इक्विवेलेंट सर्किट हो जाएगा, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, इस सर्किट को, यही तो होगा, इस पूरे सर्किट को मैं कॉपी कर लेता हूं, है ना। ये क्या हो गया, इसको मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है, यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर दिखाते हैं, ये आ गया भाई, ठीक ना। अब इससे मैंने शंट ब्रांच पैरामीटर को हटाना है, ये हटा दिया मैंने, नहीं हट रहा, ये हट नहीं रहा, इसको हटाना है, चलिए दूसरा बना लेते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। देखो अब सर्किट आपका कैसा हो जाएगा, ये मेरा रेजिस्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस, है ना, देन लीकेज रिएक्टेंस, देन रेजिस्टेंस, और ये टर्मिनल मेरा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इस तरह से ना, ये टर्मिनल मेरा शॉर्ट सर्किट, ये मेरा शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किटेड। यहाँ मैंने रेजिस्टेंस दिखा दिया, यहाँ पे लीकेज रिएक्टेंस, और ये मेरा रेजिस्टेंस, ठीक ना। अब इसमें करंट कौन सी जा रही है, ISC, जो कि एमीटर दे रहा है मुझे, ठीक। ये है मेरा R1, JX1, JX2 डैश, और ये हो जाएगा मेरा R2 डैश, जस्ट इतना ही आया। अब मुझे सीरीज ब्रांच के पैरामीटर्स मिल गए। इस फाइनल इक्विवेलेंट सर्किट को मैं इसके इक्विवेलेंट निकाल सकता हूँ ना, मतलब R1 प्लस R2 डैश R इक्विवेलेंट लिख दूंगा, और X1 प्लस X2 डैश को X इक्विवेलेंट लिख दूंगा। फाइनली जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट के लिए जो मेरा इक्विवेलेंट सर्किट आएगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, है ना। देखो ठीक ना, और ये मेरा शॉर्ट सर्किटेड है, शॉर्ट सर्किटेड हो गया, दिस इज शॉर्ट सर्किटेड, ये आपका शॉर्ट सर्किटेड हो गया, शॉर्ट सर्किट। यहाँ पे जी मैंने दिखा दिया रेजिस्टेंस, और यहाँ पे लीकेज रिएक्टेंस। फाइनली ये है R इक्विवेलेंट, और ये है JX इक्विवेलेंट। जहाँ R इक्विवेलेंट क्या है, R इक्विवेलेंट ये है R1 प्लस R2 डैश, और X इक्विवेलेंट क्या है, X इक्विवेलेंट है आपका X1 प्लस X2 डैश। तो इस तरह से आपका फाइनल सर्किट आ गया। ये है आपका
शॉर्ट सर्किट वोल्टेज, जो कि वोल्ट मीटर हमको दे रहा होगा, वोल्ट मीटर यही पढ़ रहा होगा, जो कि 4 to 5% है, इससे ज्यादा नहीं होगा, 4 to 5% होगा, रेटेड वोल्टेज का 4 to 5% होगा। ये शॉर्ट सर्किट करंट कहां से मिल रहा होगा, ये हमको अमीटर रीडिंग मिल रहा होगा, ये हमको अमीटर रीडिंग मिल रहा होगा। तो फाइनली जो सर्किट में हमारे पैरामीटर्स आ गए हैं वो क्या आ गए हैं, देखो पीएससी आ गया है, पीएससी, वीएससी और आईएससी। ये हमको मिल रहा है वाट मीटर से, ये हमको वोल्ट मीटर रीडिंग दे रहा है, और ये हमको अमीटर से मिल रहा है। ठीक है, अब इसी से आपको क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट और एक्स इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू बुक्स अप्रोच, आप कन्वेंशनल अप्रोच भी इसको कह सकते हैं, आप उस ढंग से निकाल सकते हैं जैसा कि बुक्स में दिया है, लेकिन बुक्स के साथ साथ मैं आपको एक क्विकेस्ट अप्रोच बताऊंगा, है ना। तो दोनों मेथड देख लेते हैं। तो सबसे पहले कन्वेंशनल अप्रोच देखते हैं कि कैसे ये वैल्यू फाइंड किया जाता है। कन्वेंशनल अप्रोच आप क्या करोगे, कन्वेंशनल अप्रोच, देखो आप क्या करेंगे, यहां से आपको जेडएससी मिल जाएगा। अगर आपको जेडएससी निकालना हो तो जेडएससी क्या हो जाएगा बताओ, टोटल इंपीडेंस, इस इक्विवेलेंट सर्किट का टोटल इंपीडेंस क्या होगा, वो वोल्ट मीटर की रीडिंग और एमीटर की रीडिंग ही तो होगी। तो आप कह सकते हैं कि जेडएससी इज इक्वल टू वीएससी अपॉन आईएससी, राइट। कन्वेंशनल अप्रोच में आप ऐसे करते हो ना, वीएससी अपॉन आईएससी, इसको मैं येलो से कर दूं, वीएससी अपॉन आईएससी, ये हो गया जी आपका, ये हो गया आपका जेडएससी कमांड। अच्छा, उसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि आरएससी कितना होगा, आर इक्विवेलेंट का मान अगर आपसे निकालना चाहूं, आर इक्विवेलेंट निकालो, आर इक्विवेलेंट का मान, तो आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है तो आप जानते हो इसका पावर कितना होगा, पीएससी का मान कितना होगा, पीएससी का मान होगा वीएससी का स्क्वायर अपॉन आर इक्विवेलेंट, नहीं होगा, वीएससी का स्क्वायर अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो इससे आपको मिल जाएगा आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट इज नथिंग बट, कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा वीएससी का स्क्वायर अपॉन पीएससी, है ना भाई, वीएससी का स्क्वायर अपॉन पीएससी, ठीक ना, वीएससी का स्क्वायर अपॉन पीएससी। तो यहां से आपको आर इक्विवेलेंट मिल गया, ये आपको आर इक्विवेलेंट दे देगा। तो आर इक्विवेलेंट तो आपने निकाल लिया बाय दिस रीडिंग, ये चीज आपको दिया हुआ है, ठीक ना, इससे आपने आर इक्विवेलेंट निकाल लिया। तो एक्स इक्विवेलेंट अब निकल जाएगा, बोलो व्हाट इज एक्स इक्विवेलेंट, एक्स इक्विवेलेंट, एक्स इक्विवेलेंट आप निकाल लो, एक्स इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका जेडएससी, जेडएससी माइनस आर इक्विवेलेंट, इन दोनों का स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर रूट, इस पूरे का स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक ना भाई। तो ये आपका आ गया एक्स इक्विवेलेंट, ये आपका क्या आ गया, एक्स इक्विवेलेंट आ गया। तो इस तरह से आपने सारे पैरामीटर्स निकाल लिए। तो इतना झंझट करने की जरूरत नहीं है, एक आपका क्विकेस्ट अप्रोच भी है। क्विकेस्ट अप्रोच क्या है उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। जेडएससी आपने निकाल लिया, आर इक्विवेलेंट निकाल लिया, एक्स इक्विवेलेंट निकाल लिया, फाइनली आपका जेड क्या होगा,
जेड आपका आएगा, जेड आपका आ जाएगा जेड इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट प्लस जे एक्स इक्विवेलेंट। अब पोलर फॉर्म में इसी को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। ये आपका फाइनली जेड इक्विवेलेंट ये इंटीग्रेशन देगा, ठीक। इससे आपने एक्स इक्विवेलेंट निकाल लिया। तो ये सारे पैरामीटर्स आपने निकाल लिए। अब जरा इसका क्विकेस्ट अप्रोच देखो। क्विकेस्ट अप्रोच, थोड़ा सा फाइनल इक्विवेलेंट सर्किट में जाना आप लोग। देखो अगर इस सर्किट का मैं आपसे कहूं कि इसका फेजर डायग्राम खींचो, है ना, तो आपको नहीं लगता है कि ये सीरीज आरएल सर्किट है? सीरीज आरएल टाइप का सर्किट ही तो है ये, है ना। तो सीरीज आरएल टाइप का जो सर्किट होता है आप इसको उसी तरीके से खींचोगे ना, सीरीज आरएल सर्किट। तो अगर इसका आप फेजर डायग्राम खींचना चाहें तो कैसे खींचेंगे? रिफरेंस फेजर किसको मानोगे? देखो यहां करंट सब में समान है ना, करंट सब में समान है, तो आईएससी खींचो इसका फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम फेजर डायग्राम, तो देखो इसका फेजर डायग्राम हो जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक ना भाई, ये हो गया आपका आईएससी। अब आईएससी से यहीं पर आपका मैं एक वर्टिकल लाइन खींचूंगा, बताता हूं भी क्यों। ये मैंने एक वर्टिकल लाइन खींचा है, वर्टिकल लाइन खींच दी है, देखो समझो। और इस ट्रायंगल को मैं मिला दे रहा हूं, क्यों मिलाता हूं ये बताता हूं। ओहो कहाँ गया, है ना, इस तरह से आया ना, इस तरह से। इस तरह से आया, इस वर्टिकल लाइन को मैं मिला दे रहा हूं, इस तरह से। देखिएगा आप लोग, थोड़ा सा गड़बड़ लग गया, यहां से मिलाते हैं। ये मिलाया, ठीक। देखो ये है मेरा रेफरेंस फेजर, जिसको कि मैं आईएससी कह रहा हूं, आईएससी कह रहा हूं। आईएससी के सेम फेज में आईएससी आर इक्विवेलेंट होगा कि नहीं होगा? आईएससी के सेम फेज में ये वोल्टेज ड्रॉप होगा और इससे 90 डिग्री लीड करेगा कौन? ये होगा आपका जे आईएससी आईएससी एक्स इक्विवेलेंट। ये एंगल क्या होगा? ये एंगल क्या होगा? इसी को आप कह रहे हो थीटा इक्विवेलेंट एंगल। आप लिखते हो ना, जेड को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? जेड इज इक्वल टू जेड एंगल थीटा इक्विवेलेंट। तो ये वही एंगल तो होगा। फेजर डायग्राम देखना, अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट का जब आप लोगों ने फेजर डायग्राम बनाया था तो ये थीटा इक्विवेलेंट इसी जेड को तो रिप्रेजेंट करता है ना। ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका आईएससी जेड इक्विवेलेंट, जेड इक्विवेलेंट। और यही तो पावर फैक्टर एंगल भी है। देखो पावर फैक्टर एंगल क्या होगा? वो इमेजिनरी और, है ना,
आधार बटे कर्ण, तो ये इसका पावर फैक्टर एंगल भी तो यही होगा, तो इसको आप फाई एस सी भी तो लिख सकते हो। बस यही बात ध्यान देने वाली थी, यही बात इसमें क्या था, ध्यान देने वाला था कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट कब मिलता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में जो इंपीडेंस एंगल है वही आपका पावर फैक्टर एंगल होगा, ये बात जानने वाली है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में जो इंपीडेंस एंगल है वही आपका पावर फैक्टर एंगल होगा, है ना। तो आपके पास पैरामीटर्स क्या क्या है जरा ध्यान दीजिएगा, पीएससी, पीएससी, वीएससी और आईएससी। आईएससी इन तीन पैरामीटर से एक्चुअली जो आपका जेड बनेगा उस जेड का मान क्या होगा, जेड इज इक्वल टू जेड एंगल थीटा इक्विवेलेंट, और आप इसको लिख सकते हो जेड एंगल पाई एस सी, पावर फैक्टर एंगल। या आप सीधे कह दीजिए कि ये जो वैल्यू आएगी जेड का मान क्या होगा बोलो तो, वी एस सी अपॉन आई एस सी। वोल्ट मीटर की रीडिंग और एमीटर की रीडिंग इनका रेशियो ही होगा, और फाई एस सी को आप लिख सकते हो एंगल ऑफ पी एस सी अपॉन वी एस सी आई एस सी। नहीं लिख सकते, P इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई होता है ना, तो इस केस में P वी एस सी आई एस सी और थीटा इक्विवेलेंट को फाई एस सी को आप पावर फैक्टर इस तरह से आप निकाल लोगे, है ना। फाइनली ये आएगा क्या, फाइनली ये यही तो आएगा जेड एंगल थीटा इक्विवेलेंट, यही वैल्यू तो दे रहा है ये, जहां जेड बराबर वी एस सी अपॉन आई एस सी है और थीटा इक्विवेलेंट क्या है, चूंकि पावर फैक्टर के बराबर है फेजर डायग्राम से, तो पी एस सी अपॉन वी एस सी अपॉन आई एस सी हो गया। आई थिंक आपके समझ में आया होगा। तो थीटा इक्विवेलेंट आपका यहाँ पे निकल गया। शॉर्ट सर्किट टेस्ट की बात कर रहा हूं मैं। अब ये पोलर फॉर्म में आया है, इसको आप रिक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो रिक्टेंगुलर फॉर्म में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो वही तो आपको देगा आर इक्विवेलेंट प्लस जे एक्स इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट प्लस जे एक्स इक्विवेलेंट। तो फाइनली ये आपका रिजल्ट सीधे आ जाएगा बेटा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर बेटा। तो ये आपका इस तरह से भी आप ये पैरामीटर्स निकाल सकते हैं, इस तरह से भी आप ये सारे पैरामीटर्स निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो ये तो हो गया आपका शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। मेरा मेन मोटो ये है कि इसके बाद कुछ टर्म्स और हैं जो हमको समझना चाहिए। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है किसी ट्रांसफार्मर का, और ये थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि ईयर टू ईयर इसमें बहुत कंफ्यूजन, वोल्टेज रेगुलेशन इसको डिफाइन करना बहुत कंफ्यूजन है, तो बहुत ध्यान समझना। तो वोल्टेज रेगुलेशन और लॉसेज और एफिशिएंसी, अगर हम किसी ट्रांसफार्मर के बारे में दो चीज़ और पता कर लें, और इन चीज़ों को पता करने के लिए पर यूनिट वैल्यू का, पर यूनिट सिस्टम का समझना बहुत ज़रूरी है। हालांकि ये पावर सिस्टम की चीज़ है, एक्चुअली जो पावर सिस्टम में हम लोग कैलकुलेशन करते हैं वो पर यूनिट बेसिस करते हैं, है ना। लेकिन वोल्टेज रेगुलेशन और एफिशिएंसी और ट्रांसफार्मर में जो जो लॉसेज हो रहे हैं, इनको समझने के लिए अगर हम लोग पहले अब पर यूनिट सिस्टम या पर यूनिट बेसिस पर अगर इसको कैलकुलेट करें तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। तो आप ये ना छोड़िए, सोचिएगा कि ये तो पावर सिस्टम की चीज़ है, हम पर यूनिट सिस्टम से जो कैलकुलेशन करते हैं वो पावर सिस्टम में करते हैं। एक्चुअली पर यूनिट सिस्टम पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जान है, शान है। अगर ये आप लोग समझ गए तो ना तो इलेक्ट्रिकल मशीन्स में आपको कोई दिक्कत होने वाली है और ना पावर सिस्टम में कोई दिक्कत होने वाली है। और जब ये तीन चीज़ें हम लोग पढ़ लेंगे तो उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर हम लोग पढ़ेंगे। कोर टाइप ट्रांसफार्मर, शेल टाइप ट्रांसफार्मर हम लोग देखेंगे, और उसके बाद पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को समझेंगे, है ना। तो इतना हम अभी सीक्वेंस में लेके चल रहे हैं। हमारा ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल, इक्विवेलेंट सर्किट, और इसके जो दो टेस्टिंग हैं, ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट, वो हमने कवर कर लिया है। पोलैरिटी टेस्ट जब मैं पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर बताऊंगा तो उसमें पोलैरिटी टेस्ट बताऊंगा, और एक टेस्ट और रह गया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है,
दैट इज संपनर टेस्ट, है ना। तो उसको जब हम एफिशिएंसी वगैरह पढ़ लेंगे तब संपनर टेस्ट को समझेंगे तो और अच्छा लगेगा। तो आज हमारा ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट में यहीं तक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि व्हाट इज पर यूनिट सिस्टम, है ना। पर यूनिट सिस्टम सीखने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। पर यूनिट सिस्टम, लेकिन बच्चों मेरा आपसे आग्रह है कि इसको आप सीख लेंगे तो ट्रांसफार्मर में कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी। एक्चुअली मशीन में जब सिंक्रोनस मशीन, सिंक्रोनस जनरेटर या सिंक्रोनस मोटर आप पढ़ोगे तो उसमें भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो पर यूनिट सिस्टम एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपको अच्छे से आना चाहिए। पर यूनिट सिस्टम या परसेंटेज वैल्यू जो भी है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद। Excellent Vision Technical Academy. Excellent Vision online app Google Play Store से download. Branch office plot number 198, house number 504 by 398. Mobile 945495100370802452228960528475.